Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम इंडिया के जो एशियन गेम्स के जो परफॉर्मेंस थी, जितने मेडल्स इंडिया ने जीते, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी, तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है कि उसके कि जो मेडल विनर्स थे, तो इंडियन एक्सप्रेस ने उनका बैकग्राउंड देखा और ये एनालाइज़ किया कि किस बैकग्राउंड से जो थे एथलीट्स थे जिन्होंने ज़्यादातर मेडल जीते, क्या फैक्टर्स होते हैं किसी एथलीट के लाइफ में जब वो कोई स्पोर्ट परस्यू करते हैं और क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में एडिटोरियल है, तो आपको ये क्विकली रीड करना है और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, if you are preparing for IBPS PO 2023 इंटरव्यू, यू कैन चेक प्रैक्टिस मॉक्स इंटरव्यू कोर्स, जिसमें आपको 2 मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, एक विद वन विद PM एक्सपर्ट्स एंड द अदर विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ IBPS। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। आप किसी भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप वो भी दिल्ली NCR में दे सकते हैं। 20 से ज़्यादा डिटेल्ड सेशंस हैं, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, लाइव सेशंस भी हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस भी इंक्लूडेड हैं, ताकि आपके जो है ओवरऑल प्रिपरेशन एक अच्छे से हो। इंटरव्यू के लिए जो प्रोफाइल डिस्कशन है वो होगा, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस में जो टेलीग्राम पर होंगे। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो अभी ये 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, इंटरव्यू 20, एंड यू कैन गेट इट एट 2399। ओके, एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं इस ईयर मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, तो आपके लिए PM प्रैक्टिस प्रो हमने लॉन्च किया है, जो कि विच इंक्लूड्स PM प्रैक्टिस प्रो एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स PM बैंकिंग PDF कोर्स। तो दोनों इसमें इंक्लूडेड है। मोर देन 20,000 क्वेश्चन एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट से, तो आपको जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वैरायटी के, उतने आप कर सकते हैं। जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं वो कवर्ड हैं, एंड जो है सॉल्यूशंस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आप अपने परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अपने पीयर्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 999 आफ्टर अ 20% डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कोड यूज़ करना है PM20। ओके, ठीक है। तो जो हम एडिटोरियल की जिसकी हम बात करें वो है द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ हांगशो हॉल। हॉल क्या होता है? हॉल एक तो होता है कि कोई, जैसे कि आप जैसे हॉलिंग कोल्स, मतलब कोई बहुत भारी भरकम चीज़ है, आप बहुत मेहनत करके उस भारी सामान को आप लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो उसको हॉल कहा जाता है। अब यहाँ पर हॉल का मीनिंग वो नहीं है, यहाँ एक डिफरेंट मीनिंग है, विच इज़ ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, जब आप कुछ बहुत सारे मेडल्स जीत लेते हैं, अचीवमेंट्स हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हॉल वर्ड यूज़ किया जाता है कि आपने बहुत सारे मेडल्स जीत लिए, बहुत सारे आपके ने अचीवमेंट्स पा लिए हैं। तो हाँ, तो हांगशो हॉल मतलब इंडिया ने जो हांगशो में जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पे जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी, तो उसको एनालाइज किया जा रहा है, द मेकिंग ऑफ यानी कि कैसे वो पॉसिबल हुआ। ऑलराइट, तो आपको क्विकली पैसेज रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो रीड करना है और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेशन को पॉज करना है, रीड करना है। ओके, तो ये एडिटोरियल था द इंडियन एक्सप्रेस से, और इसमें एक वर्ड हाईलाइटेड था, डार्ट। तो अब डार्ट का हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है, तो कौन सा होगा? वांट, विगर, ग्लट, स्टैच्यूट एंड ह्यू। तो ये 5 वर्ड गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इससे क्लोजेस्ट है डार्ट से। इसका आंसर हम देखेंगे पैसेज डिस्कस करने के बाद। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। India had returned home from last year's Asian Games at Hangzhou, China, with its best ever medal haul। तो फर्स्ट सेंटेंस ही हमें सीधा इंट्रोडक्शन दे रहा है, बता रहे हैं कि इंडिया यानी कि यहाँ पर इंडियन टीम, इंडियन कंटिजेंट की बात हो रही है, जो इंडियन एथलीट्स थे। तो लास्ट ईयर जो एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, तो वो चाइना में हुए थे, हांगशो में, और वहाँ से जो जितने भी मेडल्स जीते इंडिया ने, वो अभी तक के बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी इंडिया की।
Okay, so never before had 256 Indians stood on the podium of the continental event. अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो क्या होगा, पहले जैसे नॉर्मली जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, तो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हम इंटरचेंज कर देते हैं जब नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। तो नेवर बिफोर, फिर पहले हैड आया, ठीक है, फिर 256 इंडियंस सब्जेक्ट फिर बाद में आया, ठीक है। तो नेवर बिफोर हैड 256 इंडियंस स्टूड ऑन द पोडियम। अब यहाँ पर पोडियम का मतलब क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर विनर्स को मेडल्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। पोडियम जो है, कहीं पे कोई स्पीच दे रहा है तो वहाँ पर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे स्पीच दी जाती है, वो भी पोडियम होता है, ठीक है। तो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो इससे पहले कभी भी 256 इंडियंस पोडियम पे नहीं पहुँच पाए हैं। अब यहाँ पर ऑफ द कॉन्टिनेंटल इवेंट, दी कॉन्टिनेंटल इवेंट एक स्पेसिफिक इवेंट की बात हो रही है, यानी एशियन गेम्स की बात हो रही है। और कॉन्टिनेंटल का मतलब एक कॉन्टिनेंट से जो रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है, तो वो मीनिंग है। तो कॉन्टिनेंटल मतलब जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ उनकी जो गेम्स है, तो ऑफ दी कॉन्टिनेंटल इवेंट। तो इससे पहले एशियन गेम्स में इंडिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। टू अंडरस्टैंड द अनप्रेसिडेंटेड मेडल रश, द इंडियन एक्सप्रेस लॉन्च अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो अब कि कैसे ये अनप्रेसिडेंटेड मेडल रश, इतने सारे मेडल्स इंडिया ने कैसे जीते, अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, उसके लिए हमें प्रेसिडेंट वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा, तो ऐसी कोई चीज़ जो पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल का काम करती है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट यानी ऐसा क्या पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट होता है वो। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, जिसका पहले कोई एग्जाम्पल ना हो, यानी कुछ बिल्कुल ही नए कोई अकरेंस हो जाती है जो पहले कभी नहीं हुई, तो उसको हम कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड है। तो यहाँ पर ये जो मेडल रश था, जो भी मेडल्स जीते, वो अनप्रेसिडेंटेड है। द इंडियन एक्सप्रेस लॉन्च्ड अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ओके, एंड इट थ्रू अप स्ट्राइकिंग पर्सनल प्रोफेशनल आर्क्स। अब थ्रू अप का मतलब क्या होता है, एक तो वॉमिट करना, टू थ्रो अप, बट यहाँ पर क्या मीनिंग है, टू थ्रो अप स्ट्राइकिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल आर्क्स, यानी कि नोटिस में लाना, ठीक है, हमारे ध्यान में लाना, नोटिस में। तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे हमें स्ट्राइकिंग मतलब कि जो जिस पर हमारा ध्यान जाए, ठीक है, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सनल और प्रोफेशनल आर्क से हमें देखने को मिले। अब आर्क आप कहोगे कि हम जो है हम ज्योमेट्री में आर्क बनाते थे, ठीक है, तो एक आर्क शेप होती है। तो ये वो ज्योमेट्री वाला आर्क नहीं है, ये है जब हम बात करते हैं थिएटर की, फिल्म मेकिंग की, तो वहाँ पर कैरेक्टर आर्क्स होते हैं, यानी कि कैसे कैरेक्टर की बिगिनिंग हुई, उसके साथ क्या क्या हुआ, फिर उसके उस कैरेक्टर की लाइफ कैसे प्रोग्रेस करती है, तो वो मुझे कैरेक्टर आर्क, ठीक है। अब यहाँ पर उन आर्क की बात हो रही है। तो जो प्रोफेशनल आर्क है, मतलब ये जो एथलीट्स हैं, इन्होंने कैसे अपना करियर शुरू किया, कैसे इस लेवल तक पहुँचे, इंटरनेशनल लेवल पे compete किया, तो उसकी बात हुई। तो जैसे जैसे जब द इंडियन एक्सप्रेस ने ये इनके बैकग्राउंड स्टडी किया, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग उनके एक तो लाइफ की और उनके प्रोफेशन की भी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी हमें पता चली। दीज आर सक्सेस स्टोरीज स्टारिंग यंग मैन एंड वेमेन फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है। पुशिंग देमसेल्व्स इन आर्डस वेज टू अचीव एक्सेलेंस। ARDUOUS होता है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। तो आर्डस क्या होता है कि बहुत मुश्किल कोई काम होता है जिसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, सो दैट इज़ आर्डस। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने अपने आप को पुश किया है, पुशिंग देमसेल्व्स, अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्होंने, एंड बहुत डिफरेंट वेज में, ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं टू अचीव एक्सेलेंस एंड ब्रेक थ्रू कंस्ट्रेंट्स। और उस मेहनत से उन्होंने क्या किया, एक्सेलेंस हासिल की, और कंस्ट्रेंट्स होते हैं लिमिटेशंस, जो बाउंड्रीज हैं उन्हें तोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू का मतलब, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ब्रेक अलग है, थ्रू अलग है। तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना और फिर आगे बढ़ना। तो ब्रेक थ्रू द वॉल्स मतलब दीवारें तोड़कर, लिमिटेशंस तोड़कर आगे जाना। यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स जो भी लिमिट कर रहा है आपको, जो भी रोक रहा है, उसको तोड़कर आगे जाना, ठीक है। अब एक और वर्ड होता है, वो होता है ब्रेक थ्रू, ठीक है, और ये होता है एक सिंगल वर्ड। तो वहाँ पर ब्रेक थ्रू का मतलब होता है वो एक नाउन है,
ठीक है, और वहाँ पर उसका मतलब होता है कि कोई नई डिस्कवरी हो जाए, कोई नई इन्वेंशन हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही कुछ नया और कहें कि बिल्कुल एडवांस्ड जो है कोई नई डेवलपमेंट होती है, तो उसकी बात हो रही है, तो वहाँ पर हम कहेंगे ब्रेक थ्रू हुई है। ठीक है, कि हम कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग में एक नई ब्रेक थ्रू हुई है, तो यानी नई डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो दैट इज़ डिफरेंट, ब्रेक थ्रू दैट इज़ डिफरेंट। ब्रेक थ्रू ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक थ्रू समथिंग मतलब उसको तोड़कर या उससे हराकर आगे जाना। वाया क्या होता है, इट इज़ अ प्रपोजिशन, ठीक है, वाया स्पोर्ट, तो स्पोर्ट के थ्रू उन्होंने अपनी जो भी बाउंड्रीज थी उन्हें तोड़ा, ठीक है, और एक्सेलेंस हासिल की अपने हार्ड वर्क से। ओके, सो देयर वाज गुड न्यूज़ टू। तो अब यहाँ पर जो भी इन्होंने एनालाइज किया उनके बैकग्राउंड को, तो कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिली। क्या, इन दिस श्रिंकिंग जेंडर गैप व्हेन इट केम टू मेडल विनर्स। तो जैसे जब उन्होंने एनालाइज किया तो 43% जो विनर्स थे, मेडलिस्ट थे, ठीक है, वो ऑफ द मेडलिस्ट इंडिकेटेड दैट मोर एंड मोर यंग वेमेन इन इंडिया टर्निंग टू स्पोर्ट। तो 43% वेमेन थी, तो ये एक अच्छा साइन है कि जो जेंडर गैप था मेडल्स में वो कम हो रहा है। जो अब ऑलमोस्ट जितने मेन मेडल्स जीते हैं, वेमेन भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर यंग वेमेन इन इंडिया टर्निंग टू स्पोर्ट। व्हेन यू टर्न टू समवन या समथिंग, उसका मतलब क्या होता है, तो टर्न टू समथिंग, किसी चीज़ के, जब आप लिखते हो टर्न टू, जैसे टर्न टू प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, टर्न टू फिल्म मेकिंग, तो टर्न टू होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब टर्न टू समवन जब होता है, जैसे ही टर्न टू हर टू टेक एडवाइस, तो वहाँ पर होता है कि किसी की सलाह मानना, ठीक है, सलाह मांगना। तो टू टर्न टू समवन, आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो वो आपको सजेशंस देगा, आपकी सलाह मानेगा, सुनेगा आपकी बात। ठीक है, तो टर्न टू समवन एंड टर्न टू समथिंग डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। ओके, तो वो स्पोर्ट्स उन्होंने खेलना शुरू किया सक्सेसफुली टू फाइंड अपवर्ड मोबिलिटी एंड रिकग्निशन। तो अब ज़्यादा से और ज़्यादा वेमेन जो हैं वो ये स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और वो अपवर्ड मोबिलिटी होता है मूवमेंट, ताकि वो अपने करियर में ऊपर बढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, एंड रिकग्निशन होता है पहचान। तो एक तो उन्हें करियर में भी मोबिलिटी मिलेगी, दूसरा उन्हें पहचान भी मिलेगी। लिबरेशन फ्रॉम कन्फाइंड स्पेसेस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा वेमेन जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं स्पोर्ट्स में, जिसमें है कन्फाइंड स्पेसेस की जो है वो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, वो अपने जो स्पेसेस हैं, जो रीजन है, वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उन्हें मिलती है। ठीक है, सो फार्मिंग फैमिलीज कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है वो फार्मिंग फैमिलीज से है, बैकग्राउंड जिनका खेती था। तो 62 मेडल्स थे एंड 40 मेडल विनर्स वर बॉर्न टू डेली वेजर्स। तो 62 थे वो फार्मिंग से आए, एंड जो 40 मेडल विनर्स थे उनका बैकग्राउंड था कि उनके पेरेंट्स डेली वेजर्स थे। ठीक है, तो द हांगशो हॉल प्रूव्स that sports puts fewer hurdles than many other sectors in the way of those who strive to level the playing field and flatten it। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, चाहे हम आईटी की बात करें, चाहे हम जो है इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पर उनसे अगर हम कंपेयर करें तो स्पोर्ट्स पुट्स फ्यूअर हर्डल्स होते हैं ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें। तो स्पोर्ट्स में कम अड़चन है, कम रुकावटें हैं। किसके लिए, उन लोगों के लिए, दोज हु स्ट्राइव टू लेवल द प्लेइंग फील्ड, जो एक कंपटीशन को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाना चाहते हैं, यानी कि इक्वल बनाना चाहते हैं कंपटीशन को, तो उनके लिए कम रुकावटें हैं स्पोर्ट्स में, यानी स्पोर्ट्स ज़्यादा इक्वल है। ठीक है, ये कहा गया क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो लोग हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो फ्यूअर हर्डल्स इन मैनी अदर सेक्टर्स इन द वे ऑफ दोज हु स्ट्राइव टू लेवल द प्लेइंग फील्ड एंड फ्लैटन इट। ठीक है, फ्लैटन मतलब कि प्लेइंग फील्ड को, यानी जो कंपटीशन है उसको इक्वल करना। ऑफन आर्म्ड विद नथिंग मोर देन देयर टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, आर्म्ड विद नथिंग मोर देन देयर टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन। उनके पास अपना सिर्फ जो टैलेंट है या फिर जो अपना दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, उसी के बल पे वो ये कर रहे हैं।
ठीक है। सो द लेवलिंग ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पर जो ये लेवलिंग ऑफ प्लेइंग फील्ड की बात की थी वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि लेकिन वो अभी भी स्टिल मतलब अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो कंपटीशन है वो अभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है, सब इक्वली नहीं compete कर रहे हैं। अब यहाँ ये पैराग्राफ की जो बिगिनिंग है वो यहाँ से हुई है, तो यहाँ पर यही जो है अब ये इंडिकेट किया जाएगा क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है अभी। Those from rural, underprivileged, marginalized or tribal backgrounds are still to gain a foothold, much less success in big money sports like golf, chess, tennis, squash और shooting। तो क्यों नहीं है इक्वालिटी, क्यों ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है? क्योंकि रूरल एरियाज या अंडर प्रिविलेज या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ से जो स्पोर्ट्स पीपल आते हैं, ठीक है, तो वो अभी भी ये जो बिग मनी स्पोर्ट्स हैं, यानी जिसके ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, तो उन स्पोर्ट्स में अभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि गोल्फ है, चेस है, टेनिस, स्क्वाश, शूटिंग। तो ये बिग मनी स्पोर्ट्स हैं और उनमें अभी भी इन बैकग्राउंड से जो स्पोर्ट्स पीपल है उनका पार्टिसिपेशन कम है। अब यहाँ पर हम आते हैं अंडर प्रिविलेज, यानी जिनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं है, वो सहूलियतें नहीं है, जैसे कि कोचिंग हो या फिर स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हो, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। मार्जिनलाइज कहेंगे हम, ये आपको जैसे मार्जिनलाइज होता है एक तो, ठीक है, दूसरा होता है पेरिफरी, ठीक है, तो मार्जिन कह सकते हैं, पेरिफरी, ठीक है, एज, इनके सिमिलर मीनिंग होते हैं। मार्जिन मतलब मेन जो सोसाइटी से बाहर है, मार्जिन्स पे जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, जिन पे कोई फोकस नहीं करता, तो हम कहेंगे वो मार्जिन्स पे है या पेरिफरी पे है या फिर वो एज पे है सोसाइटी के, ठीक है। तो उन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं या फिर ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कम करते हैं, ठीक है। इवन विद इन स्पोर्ट देयर एग्जिस्ट अ क्लास सिस्टम, और स्पोर्ट्स में भी एक क्लास सिस्टम है। कैसे? दोज फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स, हम्बल यानी कि जो मॉडेस्ट जो बैकग्राउंड होते हैं जिनका, यानी बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते जिनके पास, तो वो ज़्यादातर आर मोर विजिबल, वो ज़्यादातर किस स्पोर्ट्स में दिखाई देते हैं? हॉकी में, ट्रैक एंड फील्ड में, ठीक है, कबड्डी में, रेसलिंग में, इन स्पोर्ट्स में होते हैं। The numbers also suggest that parents with steady government jobs don't yet consider sports as a career option for their children। और ये भी पता चलता है इन डेटा को पढ़ के कि जिन पेरेंट्स का जिनके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो वो अब भी प्रेफर नहीं करते कि उनका जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में करियर बनाए। Tracing the graphs of underprivileged athletes from rural areas shows that most of them accidentally stumble upon sports। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बचपन से सपना देखा था, जो अंडर प्रिविलेज्ड एथलीट्स हैं कि उन्होंने बचपन से सपना देखा था कि उन्हें एथलीट बनना है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर वो लोग थे दे एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन स्पोर्ट्स। स्टम्बल अपॉन होता है कि अचानक से आप कोई चीज़ आपको मिल जाती है, आप उसके सामने आ जाते हो किसी चीज़ के, तो स्टम्बल अपॉन समथिंग। तो ऐसा हुआ नहीं था कि उन्होंने टारगेट किया, उन्हें जस्ट ऐसा हुआ कि कभी उन्होंने वो स्पोर्ट देखा एंड फिर उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अ मोर स्ट्रक्चर्ड टैलेंट स्पॉटिंग सिस्टम एट द ग्रास रूट्स लेवल वुड प्रूव बेनिफिशियल। अब यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई जो है अचानक से किसी को लगता है कि हाँ ये स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है वो, एंड फिर वो पार्टिसिपेट करे। उसकी जगह एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर टैलेंट स्पॉटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो बचपन से ही जो पोटेंशियल, जो जिन बच्चों में पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में अच्छा करने का, आगे उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए, ना कि जब काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर किसी पर्सन को लगता है कि वो स्पोर्ट में अच्छा कर सकता है। उसके बजाय एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड टैलेंट स्पॉटिंग सिस्टम होना चाहिए। ओके, सो इवन एज देयर इज स्टिल अ डार्थ ऑफ एंट्री पॉइंट्स फॉर दोज इन द हिंटरलैंड। अब यहाँ पर देखो, डार्थ ये वर्ड हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब है कमी होना, ठीक है, नंबर अमाउंट कम होना, तो एंट्री पॉइंट्स कम है। किसके लिए? फॉर दोज इन द हिंटरलैंड देयर आर हार्टवार्मिंग स्टोरीज ऑफ यंग टैलेंट फाइंडिंग अनसंग मेंटर्स। तो एंट्री पॉइंट्स कम है, जो लोग अंडर प्रिविलेज सेक्शंस से आते हैं या फिर जो हिंटरलैंड से आते हैं। हिंटरलैंड होते हैं जो फार अवे एरियाज होते हैं, ठीक है, फार अवे एरियाज। तो वहाँ से जो लोग आते हैं तो उनके लिए स्पोर्ट्स में एंटर करना मुश्किल होता है, ठीक है, चाहे वो
फिर मॉनेटरी इश्यूज़ हों या फिर जो फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी हो वो हो, तो इसलिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, डार्क मतलब कमी होती है, शॉर्टेज होती है। लेकिन फिर भी अब इवन एज से शुरू हुआ है, ठीक है, तो कंट्रास्टिंग क्लॉजेज हैं यहाँ पे कि देर इज स्टिल अ डार्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और या डार्थ ऑफ एंट्री पॉइंट्स, लेकिन फिर भी देर आर हार्ट वार्मिंग स्टोरीज, कि हार्ट वार्मिंग होता है जिसको देख के आप खुश हो जाते हो, ठीक है। तो हार्ट वार्मिंग स्टोरीज किन की हमें देखने को मिलती हैं कि यंग पीपल, ठीक है, जिन्होंने अनसंग मेंटोर्स को ढूंढा। अनसंग होता है जिसके बारे में जो पॉपुलर नहीं है, जिसके बारे में नहीं डिस्कस किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे यंग टैलेंट हैं जिन्हें मेंटोर्स मिले, कोचेस मिले, जिन्होंने गाइड किया उन्हें, और फिर आज वो इस लेवल तक पहुँचे, ग्लोबल लेवल तक, ठीक है। तो इन स्टोरीज से भी जो है अच्छा लगता है इन स्टोरीज को पढ़कर भी। Though there are a handful of children of doctors and engineers and IAS officers amongst the 256 medalists, there are many more cases of sons and daughters of those who didn't even complete their basic education medaling at Hangzhou. तो यहाँ पर एक और कंट्रास्टिंग जो है, दो कंट्रास्टिंग क्लॉजेस को यहाँ पर ज्वाइन किया गया स्टेटमेंट में। तो देखो दो, हालांकि, तो क्या है कि यहाँ पर हैंडफुल यानी कि कुछ, हैंडफुल यानी कि सम, कि कुछ बच्चे हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईएएस ऑफिसर्स के, लेकिन देयर आर मैनी मोर, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कौन से हैं वो लोग हैं, वो एथलीट्स हैं जिनके पेरेंट्स ने कभी भी जो है उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन भी पूरी नहीं की थी, या उनकी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं हुई। तो वो उनके जो चिल्ड्रन हैं ऐसे लोगों के, वो ज़्यादा हैं जो मेडल विनर्स हैं उनमें। The army has taken the lead to carve out champion rowing fleets out of men who had never even heard of the sport. तो यहाँ पर है कि आर्मी ने, when you take the lead मतलब आप जो है दिखाते हो कोई काम करके बाकी लोगों को। तो आर्मी ने लीड कैसे ली, किस चीज़ में ली है, टू कार्व आउट। कार्व आउट होता है, दो डिफरेंट मीनिंग की हम बात करेंगे। एक होता है जैसे अगर एक बहुत लार्ज स्टेट है, उसमें से एक स्मॉलर स्टेट बना दिया जाए, तो हम कहेंगे कि एक स्मॉलर स्टेट उसमें से कार्व आउट कर दिया गया है। तो ये लार्जर में से एक स्मॉलर पीस रिमूव कर दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे कार्व आउट किया है। दूसरा कार्व आउट होता है कि जैसे कार्व करना, कार्व होता है उकेरना, ठीक है, जैसे एक स्कल्पचर बना रहे हो आप, तो आप उसको कार्व करते हो। और एक और मीनिंग होता है कि किसी को ऐसे ही गाइड करना, टू कार्व आउट चैम्पियन रोइंग फ्लीट्स, बनाना, तो करियर में हेल्प करना, गाइड करना। तो आर्मी ने क्या किया है, रोइंग फ्लीट्स बनाई है। रोइंग होता है जिसमें बोट्स जो है उन्हें चलाया जाता है, रोइंग एक स्पोर्ट है, ठीक है। तो आर्मी ने जो है हेल्प की है रोइंग चैम्पियंस को बनाने में, ठीक है, हु हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ द स्पोर्ट। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु है और ये मैन के लिए हमने यूज़ किए, तो उन लोगों को आर्मी ने ट्रेन किया जिन्होंने कभी स्पोर्ट के बारे में सुना भी नहीं था, ठीक है। सो हु हैड नेवर इवन heard of the sport. Local coaches are carrying out scouting duties with pitiful remuneration. तो जो local coaches हैं, जो डायरेक्ट जो एथलीट्स को ढूंढते हैं, ठीक है, तो वो अपनी स्काउटिंग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। स्काउट करना होता है ढूंढना किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं पिटीफुल रेम्यूनरेशन पे। रेम्यूनरेशन होता है जो सैलरी, जो भी उनको पैसा मिलता है, और पिटीफुल यानी जिसको देखकर आपको सहानुभूति हो, इतना कम अमाउंट है कि वो फिर भी उस पर अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और चैलेंज है, एक और फैक्टर है जिस पर वर्क किया जाना चाहिए। इंडिया माइट स्टिल बी इन द सिंगल डिजिट्स एट ओलंपिक्स, बट स्पोर्ट इज इमर्जिंग एज द ग्रेटेस्ट पॉइंट टेकन बाय द अनसीन इन इट्स स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। तो यहाँ लिखा है कि अभी फ़िलहाल ओलंपिक्स में इंडिया के जो मेडल हॉल है या मेडल टैली है, वो अभी भी सिंगल डिजिट्स में है, लेकिन स्पोर्ट क्या बन रहा है, इट इज़ इमर्जिंग एज द ग्रेटेस्ट पंट। पंट होता है एक गैम्बल, ठीक है, गैम्बल या फिर बेट हम कह सकते हैं, कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से हैं या स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस से लोग आ रहे हैं, तो वो स्पोर्ट्स पर बेट कर रहे हैं, यानी स्पोर्ट्स पर वो ये मान रहे हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू वो बेटर एक लाइफ जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि एक होप भी है कि आगे जाकर इंडिया की परफॉर्मेंस और अच्छी होगी और ओलंपिक्स में भी अच्छी होगी। तो इसमें दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है पूरे पैसेज में, ठीक है। शुरुआत होती है एक पॉजिटिव नोट पे, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं
कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ हर्डल्स भी हैं, ठीक है। अंडर प्रिविलेज और मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के लोग रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं अभी भी कुछ स्पोर्ट्स के अंदर, तो उस पर वर्क करना है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इसका पॉजिटिव एक जो है एक टोन है पैसेज का, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह यहाँ पर मेंशन्ड है कि यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स में कमी है, लेकिन वहीं पर ही उसी सेंटेंस में लिखा है कि हार्ट वार्मिंग स्टोरीज भी हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ये पॉजिटिव टोन है पूरे पैसेज का। और हमने ये भी देख लिया कि किस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये जब हम रीड करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, और रीड करते ही थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में क्या रिलेशन है, सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है। तो ये एक्सरसाइज आप जब करोगे तो धीरे धीरे फिर एक पूरे के पूरे पैसेज की ही एक माइंड में एक इमेज बन जाती है कि पैसेज में क्या क्या गिवन है। तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो है हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो डार्थ हमने देखा था कि कमी किसी चीज़ की, शॉर्टेज हो जाती है, और उसका हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है। तो कौन सा वर्ड है जो शॉर्टेज के बारे में बताता है? क्या वो ग्लट है? ग्लट नहीं है। ग्लट होता है जब एक्सेस सप्लाई होती है किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, ठीक है। तो वो नहीं है, इट इज़ वांट। अब वांट तो आप कहोगे चाहना होता है, ठीक है। वांट का मतलब चाहना भी होता है, बट वांट जब नाउन की तरह यूज़ होता है तो उसका मतलब यही होता है डार्थ, यानी कि शॉर्टेज, कमी, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा। विगर होता है फोर्स, ठीक है, वो भी नहीं होगा। स्टैच्यूट इज लॉ, ठीक है। एंड ह्यू होता है कलर, तो कलर या शेड्स ऑफ कलर, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ वांट ही है जो डार्थ से सिमिलर है, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मंथ एंड में भी आपको ये मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। सो आई होप you enjoyed today's session. Do let us know in the comment section. Thank you.